नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। भारत में केंद्र या राज्य में सरकार कोई भी पार्टी चलाए, हरकतें कमोबेश एक जैसी रहती हैं। नौकरियों को लेकर वही बड़े बड़े दावे और वही बड़े बड़े घोटाले। राजस्थान में रीट के मामले में परीक्षा के दौरान ही गड़बड़ हो गई, परीक्षा रद्द कर दी गई। 2018 की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा में जनरल ड्यूटी के अभ्यर्थी किसी तरह परीक्षा से पार हुए तो बहाली के लिए भटक रहे हैं। फिलहाल नागपुर से दिल्ली के रास्ते में हैं। ये सब हो ही रहा था कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश से खबर आई कि जो लोग अभ्यर्थी से मुलाजिम हो गए उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी पकड़ी गई। अब जांच चल रही है। राजनीतिक दलों का मैसेज साफ है, सरकारी नौकरी के पचड़े में हाथ डालना है तो अपनी रिस्क पर डालें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अभ्यर्थी हो या सरकारी नौकर, कभी भी किस्मत पलट सकती है। सवारी माल स्वयं जिम्मेदार है। इसी गौरवशाली परंपरा का अनुसरण करते हुए अब पश्चिम बंगाल में भी शिक्षक भर्ती घोटाला पकड़ में आया है। बात ईडी के छापे और ममता बनर्जी के खास से पैसालार और उनकी कैबिनेट के मंत्री की गिरफ्तारी तक चली गई है। कुछ नाम खबरों में तैर रहे हैं, पार्थो चैटर्जी, एसएससी स्कैम और अर्पिता मुखर्जी। युवाओं के भविष्य के साथ इस घिनौने खिलवाड़ के पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कैसी राजनीति हो रही है, बताएंगे आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ज्यादा दिमाग में लगाओ, हम इंस्पेक्टर है, वो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। साइड में हो जाना, इधर से साइड में हो जाना। कोई नहीं चलता है, कोई नहीं चलता। तुम्हारे यहाँ चलता होगा। ये उत्तर प्रदेश है, आज पूरा देश के साथ चलता है। ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीट है यहाँ पर। यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है। यहाँ ये कुछ नहीं होता। यहाँ तो कानून के हिसाब से काम। तुम्हारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होम गार्ड, वो बहुत फर्क है। हम इंस्पेक्टर हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हम तुमको वो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। इंस्पेक्टर साहब के बाकी बोल भी आपने सुने, अब संदर्भ जानिए। कुल 140 छात्र छात्राओं का ग्रुप है जो एसएससी जीडी 2018 की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहा है। 1 जून की तारीख थी। उसी दिन नागपुर से तिरंगा यात्रा लेकर ये निकले। पैदल चलते चलते 55 दिन हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे तो ये इंस्पेक्टर साहब मिल गए। पदयात्रा को रोका तो छात्रों ने, जो महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान से पैदल चलकर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहां तो किसी ने नहीं रोका। और इस पर इंस्पेक्टर साहब बोले, ये उत्तर प्रदेश है, 80 सांसद यहां से आते हैं। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि यही है। तुम्हारे यहाँ की पुलिस हमारे यहाँ के होमगार्ड के बराबर है। ठसक देख रहे हैं। इसी सूबे की पुलिस धार्मिक आयोजनों पर पुष्प वर्षा करती है और इसी सूबे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर शब्द वर्षा भी हो रही है। फर्क आप देख सकते हैं। ये सब एसएससी जीडी 2018 की भर्ती के अभ्यर्थी हैं। हमारे और आपके घरों के लड़के लड़की हैं जिन्होंने मेहनत से इम्तिहान निकाला। इनकी शिकायतें हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। इन्होंने भर्ती के तीनों स्टेज, फिजिकल, मेडिकल और रिटन क्वालिफाई कर रखे हैं, लेकिन इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। जीडी 2018 की भर्ती 60,210 पदों के लिए आई थी, लेकिन 55,000 लोगों को ही ज्वाइनिंग मिली। मतलब ये कि करीब 5,000 पद खाली रह गए। एसएससी जीडी के जरिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए और असम राइफल्स में सिपाहियों की भर्ती होती है। खाली पदों को भरने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी समय तक इन अभ्यर्थियों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, फिर नागपुर में 72 दिन तक अनशन पर बैठे रहे। कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये पैदल निकल पड़े नागपुर से दिल्ली के लिए अपने हिस्से का विरोध दर्ज कराने। सड़क की गिट्टियों की चुभन को सहते हुए, गर्मी बरसात के मौसम को झेलते हुए अब मथुरा के जैता पहुंचे। हमारी टीम ने इस प्रकरण को लेकर छात्रों से बात की। उन्होंने बताया कि ये 17 जुलाई को मथुरा जिले में पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने पैदल यात्रा निकालने से रोका और कहा कि आप रात में पैदल चल सकते हैं, दिन में नहीं। छात्रों का आरोप है कि उनके तिरंगे को भी छीन लिया गया। ऐसे कई वीडियो भी सामने आई जिसमें छात्राएं रात में पुलिस वालों पर धमकाने का आरोप लगाती दिखी। आरोप कि इनको मथुरा में रोका गया और प्रशासन ने गृह मंत्रालय से बात कराने का आश्वासन दिया, पर कुछ हुआ नहीं। छात्रों का दावा कि अगले दिन गृह मंत्रालय का कोई कर्मचारी मिलने भी आया। शाम को कुछ नहीं हुआ, अगले दिन ये हुआ। फिर उनकी तरफ से क्या कहा गया कि एसएससी जीडी 2018 वैकेंसी अब
बंद हो गई है। आश्वासन दिया गया कि आपको अगली भर्ती में वरीयता दी जाएगी, लेकिन छात्र छात्राएं इस आश्वासन पर नहीं माने। वजह, भर्तियों में लेट लतीफ़ी की वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए हैं, यानी ये अगली भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने लिखित, शारीरिक और मेडिकल तीनों स्तर की परीक्षा पास की है, अपनी योग्यता साबित की है। जब पद खाली हैं तो फिर उन्हें भरा क्यों नहीं जा रहा? कम से कम उतने पद तो भरे जाएं जितने पर वैकेंसी आई थी। हमने इस खबर पर मथुरा पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की, वहाँ के एसपी सिटी को फ़ोन भी लगाया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। ये दिन का वीडियो था, पर ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये हमारे और आपके बीच सरकारी तंत्र की मौजूदगी और ये सरकारी तंत्र जिस लोकतंत्र की चाकरी करने के लिए बना है, उसकी स्थिति के बारे में आपको बताया। अब दिन की सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी देश के नए राष्ट्रपति के शपथ से जुड़ी है। द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। अब वो महामहिम हो गई। इस शपथ प्रक्रिया की पूरी जो जानकारी वो आपको बता देते हैं। इसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की रेजिमेंट भावी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देती है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। सबसे पहले इस रेजिमेंट को द गार्ड ऑफ मुगल्स कहा जाता था, बाद में इसे कई नामों से जाना गया। इस रेजिमेंट में प्रशिक्षित घुड़सवार और कुशल टैंक चालक होते हैं। शपथ ग्रहण के दिन परेड के लिए रेजिमेंट तैयार रहती है। तब निवर्तमान राष्ट्रपति भावी राष्ट्रपति को लेकर राष्ट्रपति भवन के ग्राउंड में आते हैं, जहां तीनों सेना के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जैसा आज भी हुआ। यहां से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति एक ही गाड़ी में सवार होकर संसद भवन की ओर निकलते हैं। पीछे घुड़सवार जवानों का दस्ता चलता है। थोड़ी देर में काफिला संसद भवन पहुंचता है, जहां निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत राज्यसभा के उपसभापति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यहां से सभी लोग संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंचते हैं। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम गणमान्य नेता मौजूद रहते हैं। यहां सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शपथ ग्रहण कराने की अनुमति राष्ट्रपति से मांगी जाती है। उसके बाद शपथ शुरू होती है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। यहाँ से आधिकारिक तौर पर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये केवल दो पद हैं जो संविधान के अभिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण यानी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड की शपथ लेते हैं, जबकि बाकी संवैधानिक पदों पर बैठने वाले, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मंत्री और उपराष्ट्रपति भी या भारत के मुख्य न्यायाधीश भी संविधान में निष्ठा की शपथ लेते हैं। एक सवाल यह भी मन में आ सकता है कि राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति भवन में न होकर संसद भवन में क्यों होती है? तो इसका जवाब भारतीय संसद की 3 इकाइयां, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का अंग होते हैं, इसलिए उनकी शपथ संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ज़माने से ही ये प्रथा चली आ रही है। शपथ पूरी होने के बाद सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैंडल की फ़ोटो भी बदल दी गई। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से पहला ट्वीट कर लिखा गया, जोहार, नमस्कार। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगे।
अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से ये जुड़ी है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने हंगामा कर रहे कांग्रेस के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया। इनके नाम हैं ज्योतिमणि, माणिक टैगोर, TN प्रतापन और राम्या हरिदास। इन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। दरअसल विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के बीच दोपहर 2:30 बजे लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने यहीं पर कड़े कदम उठाने के संकेत दिए। तख्तियां दिखाने वालों को उन्होंने सदन से बाहर करने के संकेत दिए। इसके बाद बिरला के कक्ष में हुई सभी दलों की बैठक, जिसमें विपक्षी दलों ने स्पीकर को सदन में तख्तियां नहीं दिखाने और हंगामा नहीं करने के लिए आश्वस्त किया था। विपक्षी सांसदों ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग को लेकर भी आश्वासन दिया। इसके बावजूद सदन में तख्तियां लहराई गईं और हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने यह निर्णय लिया। तीसरी सुर्खी, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शेरकोट इलाके में रविवार को 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम आदिल और कमाल और इन्होंने भगवा साफा बांधकर मज़ारों पर तोड़फोड़ और आगजनी करने का काम किया, ऐसा आरोप है। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी ने भगवा रंग की पगड़ी और माला पहनी हुई थी। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के मुताबिक शाम लगभग 4:30 बजे शेरकोट थाना क्षेत्र के हरेवली मार्ग पर स्थित जलाल शाह की मज़ार पर मोहम्मद कमाल और उसके भाई मोहम्मद आदिल ने तोड़फोड़ कर चादरें और पर्दे जला दिए। दोनों शेरकोट के रहने वाले हैं। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा लुलु मॉल में जाकर बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना मॉल वालों की अनुमति के, बिना कानून के जो नमाज पढ़ने वाले सभी आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश से लगातार खबरें आ रही हैं कि सावन के महीने के चलते रोड डाइवर्जन हो रहे हैं। अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो पुलिस कप्तान समेत कई लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो रही है। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में हवाई यात्रा के जरिए कांवड़ यात्रा का मुआयना किया। इस दौरान अलग अलग जिलों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की भी तस्वीरें आई। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। नौकरियों और परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार या किसी दूसरी गड़बड़ की खबर ना आए तो हमें भी महीना कुछ अधूरा सा लगने लगता है। हाल के दिनों में इस अधूरेपन को पश्चिम बंगाल से आने वाली खबरों ने दूर किया, और क्या खूब दूर किया। धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं, कमरों में नोटों का ढेर मिल रहा है और बड़ी बेअदबी के साथ पैसा रखा हुआ है। मतलब थोड़ा सम्मान से रखो पैसा, इतनी मेहनत और बेईमानी से कमाया है। केंद्र के खिलाफ बोलने का एक और मौका न चूकने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को भी अब कहना पड़ रहा है, जांच में दोषी साबित हुए तो ममता के करीबी बताए गए पार्थो चटर्जी पर कार्रवाई होगी। वही पार्थो जो फिलहाल एक केंद्रीय एजेंसी ED के मेहमान हैं और हिरासत में ले लिए गए हैं। चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं, समझते हैं कि भ्रष्टाचार का ये मामला क्या है। इस कहानी में एक शब्द का जिक्र बार बार आएगा, SSC। इसका संबंध केंद्र द्वारा ली जाने वाली SSC परीक्षा से नहीं है। यह है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन। इसके तहत होने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। सारा खेल शुरू हुआ 2014 में, जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट यानी SLST के लिए अधिसूचना जारी हुई। भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई 2016 में। 42,000 पदों के लिए 23 लाख के करीब लोगों ने आवेदन किया। 2016 में ही सरकारी स्कूलों में ग्रुप D के 13,000 कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी अधिसूचना आई। अधिसूचना के बाद एडमिट कार्ड से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर की कार्रवाई चलने लगी। जब अभ्यर्थियों को लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है तो उन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दिक्कत यह थी कि एक मेरिट लिस्ट जारी करने के बजाय हर अभ्यर्थी को उसका व्यक्तिगत स्कोर बता दिया गया। 2009 से कोलकाता हाई कोर्ट में याचिकाओं की शक्ल में शिकायतें पहुंचने लगी। एक याचिका में आरोप लगाया गया कि SSC के तहत भर्ती के लिए जो पैनल बनाया गया था उसका कार्यकाल 2019 में ही खत्म हो गया था। बावजूद इसके कम से कम 25 लोगों को नियुक्त कर लिया गया। बाद में संख्या 500 पहुंच गई। इसी तरह कुछ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे लोगों को भी शिक्षक बना दिया गया जिन्होंने प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET 2014 को पास नहीं किया था। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि SSC एक ऐसी मेरिट लिस्ट जारी करे जिसमें सभी सफल अभ्यर्थियों के नाम हो। 28 मार्च 2019 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया, जिसका पालन SSC ने नहीं किया। तब याचिकाकर्ताओं ने एक और याचिका लगाकर अवमानना की कार्रवाई की मांग की। नवंबर 2019 में न्यायालय ने SSC से हलफनामा मांगा। इसमें SSC को लिखकर देना था कि न्यायालय के आदेश का पालन किस तरह किया गया। इसके बाद पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में आ गया और अदालती कार्रवाई थम सी गई।
मार्च 2021 में जब एक और याचिका लगी तब जाकर एसएससी टस से मस हुआ। उसने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों जारी कर दी जाएंगी। 2021 के मध्य में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क में एसएलएसटी 2016 के अभ्यर्थियों ने धरना शुरू किया, आरोप के साथ कि बहालियों में मेरिट का पालन नहीं हुआ। 6 महीने प्रदर्शन करके बात नहीं बनी तो दिसंबर 2021 में अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प भी हुई, लेकिन झड़प के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म नहीं किया और वो अपने धरने को कोलकाता के प्रसिद्ध मैदान में ले आए। तकरीबन 1.5 साल ये सतत चल रहा धरना। अब कई बहालियों के अभ्यर्थी अपनी फरियाद लेकर इसमें जुड़ गए हैं। सबकी मांग भर्तियों से जुड़ी और सभी की शिकायत घोटाले या गड़बड़ी से जुड़ी हो, ऐसा नहीं है। कई अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं, वो चाहते हैं कि प्रक्रिया पूरी की जाए और उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के अफसर प्रदर्शनकारियों से कई बार मिले तो, लेकिन बहाली का वादा नहीं कर पाए। फरवरी 2022 में जब मामला एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आया तो न्यायालय ने मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट पर कई सवाल उठाए। न्यायालय ने पूछा कि इंसान अली, जो कि सीरियल नंबर 144 पर थे, उनके लिए नियुक्ति अनुशंसा किस आधार पर की गई, जबकि इंसान अली से ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी भी थे। न्यायालय ने एसएससी को जवाब देने के लिए 1 दिन का वक्त दिया। अगले दिन एसएससी ने न्यायालय में कह दिया कि सीरियल नंबर 144 के लिए अनुशंसा गलती से कर दी गई थी। ये सुनकर न्यायालय नाराज हुआ बहुत, कहा कि गलती वाली बात कतई हजम नहीं हो सकती। न्यायालय ने न सिर्फ इंसान अली की बहाली को रद्द किया बल्कि उन्हें 3 महीने में पूरी तनख्वाह भी लौटाने को कहा। साथ में अली को यह अधिकार भी दिया कि वो इस अवैध बहाली में नाम आने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर मुकदमा ठोक दें। न्यायालय ने इसके बाद एसएससी के अधिकारियों को स्वयं कटघरे में खड़ा किया। जब अधिकारियों से सवाल किया गया कि संबंधित अनुशंसाओं पर किसने दस्तखत किए, तब अधिकारियों का जवाब था, माय लॉर्ड, हमें नहीं मालूम, दस्तखत तो किसी ने प्रिंट किए। जब बेंच की तरफ से सख्त सवाल किए गए तब ये बात सामने आई कि कुछ मामलों में नियुक्ति अनुशंसा काउंसलिंग से भी पहले दे दी गई थी। नित नए खुलासों से आजिज आकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को दी। पश्चिम बंगाल ने इस जांच को रोकने का हर संभव प्रयास किया। सरकार तकनीकी आधार पर सिंगल बेंच के फैसले पर डिवीजन बेंच से आदेश ले आई, लेकिन डिवीजन बेंच ने जांच खत्म नहीं की। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक पैनल बना दिया। इस पैनल ने मई 2022 में अपनी रिपोर्ट दी। इसमें लिखा कि जस्टिस गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच की जो सिफारिश की थी वो वैध है, वैलिड है और एजेंसी अपना काम करे। सीबीआई की इसी जांच की जद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र बताए जाने वाले पार्थो चटर्जी आए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री थे। फिलहाल चटर्जी तब शिक्षा मंत्री थे, उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं और साथ में पार्टी के महासचिव भी। चटर्जी से सीबीआई 2 बार पूछताछ कर चुकी है। यहां तक आते आते पश्चिम बंगाल सरकार ये समझने लगी थी कि मामला अब दबेगा नहीं, तो डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 3 मई 2022 को सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी साउथ आकाश मागरिया के फोन से प्रदर्शनकारियों से बात की और कहा आंदोलन वापस ले लें, पर आंदोलन जारी रहा। 6 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया कि एसएससी के तहत असिस्टेंट टीचर्स की नियुक्ति निकाली जाएगी। कुछ घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बासु ने बयान दिया कि सूबे में 5261 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों का सृजन होगा और ये पद उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने 2016 वाली परीक्षा पास की थी। 22 जुलाई को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री होती है और जब अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी पहुंची तो क्या हुआ, छापे की तस्वीरें अब तक खूब वायरल हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो अब देख लीजिए। कमरे में बिखरे 2000 और 500 के नोटों के बंडल। एजेंसी ने कहा कुल 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई और इसका संबंध एसएससी घोटाले से हो सकता है। इससे पहले कि लोग ये सवाल पूछते कि एक्ट्रेस के यहाँ से इतनी भारी मात्रा में पैसा और जेवर कैसे बरामद हो रहे हैं, तो वो तस्वीरें वायरल हुई जिनमें अर्पिता ममता बनर्जी और पार्थ चटर्जी के साथ नजर आ रही थी। आप पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की ट्विटर प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको ऐसी ढेर सारी तस्वीरें नजर भी आ जाएंगी। तृणमूल नेता कहते रहे हम किसी अर्पिता को नहीं जानते। अर्पिता भी कह रही हैं कि उनका तृणमूल से कोई संबंध नहीं, लेकिन कोलकाता के पत्रकार बताते हैं कि अर्पिता मुखर्जी के तार पार्थो चटर्जी से जुड़ते हैं। उन्हें झुठलाना इतना आसान नहीं है। पार्थो चटर्जी के घर से हुई बरामदगी में ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो अर्पिता मुखर्जी की संपत्ति से जुड़े हैं। फिर अर्पिता के सामने ये चुनौती भी कि अगर वो इस पूरी संपत्ति को अपना बता देती हैं तो वैध कैसे साबित करेंगी। इसीलिए अब पार्टी कह रही कि अगर चटर्जी दोषी हैं तो कार्रवाई होगी। ईडी ने सिर्फ अर्पिता के यहाँ ही छापा नहीं डाला था। इसी दिन पार्थो चटर्जी और सूबे के पिछले शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी, इसके अलावा पीके बंदोपाध्याय, सुकांत आचार्य जी और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य के यहाँ भी छापा पड़ा था।
जब पार्थो शिक्षा मंत्री थे तब पीके बंदोपाध्याय उनके ओएसडी होते थे और सुकांत आचार्य जी निजी सचिव, और तभी से ये लगने लगा था कि पार्थो चटर्जी अब ज़्यादा दिन गिरफ्तारी से नहीं बच पाएंगे। 23 जुलाई को चटर्जी गिरफ्तार भी हो गए। उन्होंने दावा किया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए 24 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें राज्य से बाहर किसी अस्पताल में ले जाने को कहा। इसके बाद चटर्जी को भुवनेश्वर के एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि चटर्जी को कुछ लंबी बीमारियां, लेकिन उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने एम्स की रिपोर्ट को न्यायालय के संज्ञान में लाया और विशेष अदालत से 20 दिनों की कस्टडी की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम में कैसे ममता बनर्जी को चेकमेट कर दिया, हमने समझा वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे में कंसल्टिंग एडिटर जयंतो घोषाल से। जो ओल्ड गार्ड नहीं है, मतलब यंगस्टर्स हैं, मैं स्पेशली अभिषेक बनर्जी का भी बात करता हूं। अभिषेक बनर्जी 21st रैली में, 21 जुलाई की जो रैली हुई ना, उसमें खुद बोले हैं हम न्यू टीएमसी बनाना चाहते हैं। तो न्यू टीएमसी बनाने के लिए ये जो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस करना ही पड़ेगा। देखिए, तृणमूल को भी इंटरनली अगर आप बात करेंगे तो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम लोग, और कम्युनलिज्म का इशू है, ध्रुवीकरण की राजनीति की बहुत बड़ी मुद्दा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है दिल्ली में 10 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक एक भी कोई बहुत भ्रष्टाचार का स्पेसिफिक मुद्दा अभी तक आया नहीं, और जिसके बारे में कोई अपोजिशन कोई इशू कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। तो जीरो टॉलरेंस अगर पश्चिम बंगाल में नहीं होगा तो कैसे तृणमूल कांग्रेस लड़ेंगे? तृणमूल कांग्रेस इसीलिए जुडिशियरी के इशू पर बोल रहे हैं कि जुडिशियरी जो एक्शन लेंगे उसके आधार पर पार्टी तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितना लेट होगा उतना ही नेगेटिव असर होगा। 21 जुलाई में ममता बनर्जी का जो रैली हुई थी उसमें कितना बड़ी रकम, मतलब जनता जनार्दन आए थे, और ममता बनर्जी ने मतलब जम के स्पीच दिए थे। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी के खिलाफ पर्सनली कोई भ्रष्टाचार, जो ममता बनर्जी को पर्सनली, जैसे मोदी जी के खिलाफ पर्सनली कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, ममता बनर्जी के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन मुझे याद है ज्योति बासु के समय भी ऐसे हुआ था। ज्योति बासु के खिलाफ नहीं था, लेकिन चंदन बासु के खिलाफ, मिनिस्टर जतिन चक्रवर्ती के खिलाफ, और उसको अपोजिशन ने, ममता ने इशू किए थे। तो ऐसे ना हो कि पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के लिए मुसीबत पैदा करे। तो इसीलिए बहुत ही जल्दी टीएमसी को भी फैसला लेना जरूरी है। केंद्र पर लगातार मुखर रहने वाली ममता बनर्जी के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। उनके सूबे में इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली का आरोप उनके करीबी नेता पर लगा है, और कितने बरसों से ये तमाशा चल रहा है। क्या ये 2024 को लेकर ममता बनर्जी की तैयारियों पर असर डालेगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ममता बनर्जी अपने आप को, अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले में कैसे क्लीन चिट दे पाएंगी? सब सामने नजर आ रहा है। और लोगों की याददाश्त, क्या ममता बनर्जी को या बाकी नेताओं को लगता है कि लोग भूल जाते हैं? फौरी तौर पर भले भूल जाएं, लेकिन जब भी ममता बनर्जी अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगी तो ये सवाल जो लाखों नौजवान लड़के लड़कियों से जुड़ा है पश्चिम बंगाल के, उनके सामने खड़ा होगा। भ्रष्टाचार होता रहा, उनके करीबी करते रहे, न जाने कौन कौन इसमें शामिल है, किसको किसको फ़ायदा पहुंचा। तो क्या ममता बनर्जी सरकार अब केंद्रीय एजेंसियों पर फिर से ये कह देगी कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, या वो अपने घर की सफाई पर भी ध्यान देंगी? और क्या केंद्रीय एजेंसियां अपने द्वारा लगाए आरोपों को न्यायालय में साबित कर पाएंगी? ये भी एक सवाल है। और तभी अनुशासन और इन सब की बात करने वाले जो सरकारी तंत्र हैं वो न्याय के इस चक्र को पूरा कर पाएंगे, तभी तो शासन संविधान सम्मत होगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।